वहां पर कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या 500 साल पहला इतिहास, 400 साल पहला इतिहास आप करेक्ट कर सकते हैं क्या? फिर तो आप 1000 साल पीछे चले जाइए, फिर 2000 साल पीछे चले जाइए। इतिहास ऐसे थोड़ी रिकरेक्ट थोड़ी किया जाता है। कौन से देश में इतिहास रिकरेक्ट किया जाता है? ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन अब तो हर परंपरा को तोड़ा ही जा रहा है, और इनके मन में तो कोई खेद नहीं है, आपने सबको निकाल दिया। मोदी जी के मन में कभी कोई खेद नहीं होता। 50 लाख लोग कोरोना मर जाए, उनको खेद नहीं होता। माइग्रेंट्स लाखों मर जाए, उनको खेद नहीं होता। ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक किस्म का एक ऐसा राज है जो किम जोंग उन का भी हो सकता है, पुतिन का भी हो सकता है, शी जिनपिंग का भी हो सकता है। वी आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन एंड पीपल आर सपोर्टिंग इट। आलोक जी। धन्यवाद दिनेश जी। आपने जो कहा वो बात केवल यही पूछती है, दो जगह मामला फंसता है कि क्या हम इलेक्टेड डेमोक्रेसी हैं या हम वाइब्रेंट डेमोक्रेसी हैं। तो अब जहां तक के जो आचरण, जो उदाहरण जो आपने गिनाए, तो वो हम लोग को इलेक्टेड डेमोक्रेसी की तरफ ले जाते हैं। इलेक्टेड डेमोक्रेसी में यह है कि एक बार इलेक्ट कर लिया, अब हम आपके भाग्य विधाता अगले 5 साल के लिए। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी फॉर डिस्कशन, इस अवधारणा का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने चुन लिया, आपका काम खत्म। अब जो हम करेंगे, आपके लिए भला करेंगे, ये आपको मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। अब सवाल आता है कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी क्या चीज होती है। भाई, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में तो होता है कि डिस्कशन होता है, लोगों को बोलने की आजादी होती है, लोग अपनी असहमति दर्ज कराते हैं, और बड़े मुद्दों पर विचार होता है, विमर्श होता है, कानून बनते हैं उस तरीके से। तो लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? अभी आप देखिए, पिछले साल की एक रिपोर्ट है, मतलब ये इस साल तक की रिपोर्ट है, वो अगस्त तक की रिपोर्ट है। उसमें आया था कि कितने अपने जो विधेयक विधेयक जो बनते हैं ना, आमतौर पर वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाते हैं कि ताकि उसमें कोई कमी भूल चूक कोई रह जाए तो उसको और पुख्ता बनाया जाए। ये नहीं कि विधेयक में कमियां होती है, लेकिन विधेयक को और कैसे सशक्त बनाया जा सके, इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाता है। तो अगर अगस्त तक का अगर ये आंकड़ा देखा जाए, तो इसमें तो केवल 17.2% विधेयक की स्टैंडिंग कमेटी को भेजे गए। इसको उलट अगर आप माइनस करेंगे तो 82% को तो भेजा ही नहीं गया, पास कर दिया गया। तो ये तो गंभीर मुद्दा है, संसद तो इवन विचार जो विमर्श के लिए है। जो इन आपकी न्याय संहिताएं जो पेश की गई हैं अभी, वहां पर जितनी भी रिकमेंडेशन आई थी स्टैंडिंग कमेटी की, सारी बाईपास कर दी गई है। किसी को एक्सेप्ट नहीं किया सरकार ने सर, एक आदि को छोड़ हाँ, के सर। ये भी आज पेपर में आ गया है। ये आपने कर दिया। अब इसमें मैं है क्या, देखिए दो चीजें हैं। मैं तो मानता हूं कि इलेक्टेड डेमोक्रेसी, और इलेक्टेड डेमोक्रेसी का मतलब जो उदाहरण जो चल रहे हैं, जो लगातार राजनीति में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये धीरे धीरे ऑथोरिटेरियन स्टेट की तरफ जा रहा है या जा चुका है। बस अब इसी में बहुत ही महीन सी रेखा है, वो 2024 के 15 मई के बाद स्पष्ट हो जाएगी कि जा चुका, जा रहा, ये है। लेकिन एक चीज और मैं समझना चाहता हूँ कि अब जैसे सारी चीजें हैं, मैं अपने पैनलिस्ट का भी उसके बारे में कुछ समझना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कॉर्पोरेट क्या चीज होती है, कॉर्पोरेट का डोनेशन क्या चीज होती है। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ के करीब डोनेशन मिल चुका है, चंदा, ये सब मिला के सारी चीजें मिल चुकी है। लेकिन एक आंकड़ा बहुत दिलचस्प है, ये एडीआर की रिपोर्ट में है कि 21-22 में, 2021-22 में जो पब्लिक डोमेन में है, उसमें कांग्रेस को मिले हैं 541 करोड़ रुपए चंदा मिला है, और टीएमसी को मिला है 545 करोड़, 4 करोड़ ज्यादा। ये 2021-22 की एडीआर की रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक और उदाहरण, एक और मतलब इसको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। मुकेश अंबानी साहब। बीआरएस को भी बहुत मिला है, 500-600 करोड़ मिला है बीआरएस को, हाँ, केसीआर। मैं बीआर से इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि वो अभी वो इंडिया गठबंधन के एक वो नहीं है, वो उसमें अभी छाते में अभी नहीं आया, इसलिए मैं उनको अभी नहीं गिन रहा हूं। मैं तो इंडिया गठबंधन में ये दोनों थे, टीएमसी और ये है, बीएसपी है, आप हैं, इन्हीं को गिना जाता है, उसको अभी मैं नहीं गिन रहा। मिला है, तथ्यात्मक तौर पे सही है, लेकिन वो चूंकि इंडिया गठबंधन के नहीं है हिस्सेदार। अब आप ये सोचिए कि इससे पहले मुकेश अंबानी साहब हमारे गए थे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में उन्होंने हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट की घोषणा कर दी थी। अब चीजों को समझिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि कॉर्पोरेट भी कांग्रेस के पीछे नहीं जुड़ा हुआ। ममता बनर्जी साहिबा का क्या कहना था जब ये विधानसभा चुनाव हो रहे थे कि ये तो बातें बाद में होगी, पहले नेता बाद में चुना जाएगा, पहले हर छात्र हर दल अपने राज्य में मजबूती से चुनाव लड़े।
इसका क्या मकसद मैसेज था? मैसेज ये था कि हम कांग्रेस को नहीं मानते। और इस बात की पुष्टि उन्होंने कल कर दी, कल फिर कर दी। कल क्या कह दिया उन्होंने? उन्होंने कह दिया कि खड़गे जी को इसका हम नाम को आगे बढ़ाते हैं, और आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल साहब ने सपोर्ट कर दिया। खड़गे को बनाने के पीछे मैं इनको दो चीजें मैं समझता हूं जहां तक। पहला, क्या गांधी परिवार की सत्ता को खत्म करने का एक रणनीति है ये? पहली, क्या ये है? मुझे तो ऐसा लगता है कि है। इसकी वजह कॉर्पोरेट से फंडिंग मिलना और सारी चीजें होना और एक छवि बनना। अब सवाल ये है कि क्या टीएमसी, जिसके पास में 23 लोकसभा के सांसद हैं, मैं राज्यसभा के सांसदों की नहीं बात कर रहा, क्यों लोकसभा के 23 सांसद हैं, 23 सांसद के बाद में क्या ऐसा लगता है टीएमसी को कि वो राज्य में 40 सीटें जीत सकती है? मुझे तो नहीं लगता। क्या भारतीय जनता पार्टी 18 से घटकर 2 सीट पे आ सकती है? मुझे तो नहीं लगता। चाहे कितना भी जोर लगा ले भारतीय जनता पार्टी, अगर लोकसभा का चुनाव होता, विधानसभा चुनाव को छोड़ दीजिए, लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से इक्वेशन बनाई जाती है वो हमेशा हमेशा होती है कि मोदी बनाम क्या? मोदी बनाम खड़गे नहीं चलेगा। मोदी बनाम ममता बनर्जी, क्या बंगाल में ऐसा चलेगा कि बीजेपी को बिल्कुल साफ कर दे, 18 से 1 सीट पे ले आए या 0 सीट पे ले आए? क्या टीएमसी ऐसी परफॉर्मेंस दे देगी जैसे गुजरात में दी है? क्या ये मुमकिन है? क्या मध्य प्रदेश जैसी परफॉर्मेंस आ जाएगी? क्या राजस्थान जैसी आ जाएगी? क्या छत्तीसगढ़ जैसी टीएमसी दे सकती है? मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। तो इसका मतलब क्या? अगर आप अभी भी नेता में हैं, इसके देखिए काट खड़गे साहब ने बहुत अच्छे से करे। इस जो ये एक कदम बढ़ाया गया, मैं तो इसको साजिश कहूंगा, आप ये भी कह सकते हैं कि अति महत्वाकांक्षी कदम है। तो इसको लेकर खड़गे साहब ने तुरंत काटा। पहले नंबर तो ले आओ भाई, तब नेता चुने जाएंगे। और मुझे इसमें कोई गलत बात नहीं लगती। भाई अभी बात बताइए, राजस्थान में कौन सा नेता बना था जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ? छत्तीसगढ़ में कौन सा नेता था? और मध्य प्रदेश में कौन सा नेता था? वहां तो जो मध्य प्रदेश में तो मौजूदा मुख्यमंत्री था, उसको भी चेहरा नहीं बनाया। तो जब वहां पे आप चेहरा नहीं बना रहे हैं तो ये नैरेटिव कैसे बनेगा? अब नैरेटिव बनेगा, इसमें हेमंत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि नैरेटिव आप बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? आपने क्राउड फंडिंग की बात की। क्या कांग्रेस के पास में इतना भी पैसा नहीं है कि क्राउड फंडिंग को लेते हुए पूरे जिला मुख्यालयों पर सब जगह एक छोटी छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती, छोटे छोटे अखबारों में, स्थानीय अखबारों में एक, अरे छपती तो 3 कॉलम नहीं छपती, सिंगल कॉलम तो छपती कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्राउड फंडिंग मांग की है, ये अकाउंट नंबर है, इसमें पैसे दीजिए। क्या कांग्रेस के 4 आदमी भी नहीं है जिला मुख्यालयों पे? अगर ऐसा है तो बड़ी फिर तो लड़ाई नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये सक्रिय क्यों नहीं हो रही? क्या सारा जुआ राहुल गांधी के कंधे पर आप चलेंगे? अगर राहुल गांधी के कंधे पर चलने लगे तो भाई राहुल गांधी तो एक अपना एक ही वोट तो डालेंगे कांग्रेस को। राहुल गांधी को 1 लाख वोट थोड़ी डाल देंगे, राहुल गांधी को ईवीएम में छेड़छाड़ थोड़ी कर लेंगे। लगना तो दूसरों को भी पड़ेगा। तो वो 40% जो विधानसभाओं में जो वोट मिले हैं वो कहाँ गए? लोकसभा में जो 12 करोड़ वोट मिले हैं वो कहाँ गए? क्यों नहीं इसमें 1 करोड़ लोगों ने वो किया? तो सवाल ये है कि आपको जो मोमेंटम बनाने के लिए जो स्टेप उठाने पड़ते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, वो आप नहीं उठा रहे हैं। आप इससे पहले आप हमेशा ये सोच रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट आएगा। बाय डिफॉल्ट क्यों आएगा? देखिए राजेश ने कितनी अच्छी बात करी। भाई बीजेपी, और ये हमेशा से होता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। मैंने अपने यूपी में तमाम जगह देखा कि जो ये सशक्त कैंडिडेट थे, जैसे वो कांग्रेस के थे या भाजपा के थे या समाजवादी पार्टी के थे, वो चुनावों में एक डमी कैंडिडेट खड़ा कराते थे। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूं जब वो बूथ में बैलेट पेपर हुआ करते थे। बैलेट पेपर से लेकर ईवीएम के दौर में भी वो कुछ कैंडिडेट खड़ा कराते थे। क्यों? इसीलिए खड़ा कराते थे कि काउंटिंग में उनको वो 2 आदमी और मिल जाते थे जो वहां पर सपोर्ट करते थे। वहां पर जब मतदान होता था वहां भी उनको 2 कार्यकर्ता और मिल जाते थे। जो पार्टियों को मिलते हैं ना, सबको कार्यकर्ता वहां पे बैठते हैं, वहां पे उनको वो 2 और मिल जाते हैं। तो ये तो पहले से हो रहा है। और राजेश जी ने इसको बिल्कुल साबित कर दिया कि सौराष्ट्र में क्या हुआ। लोकसभा के अंदर में 4 सीटें हैं, उसको ले लें। अब सवाल है कि आप क्या करेंगे? आपने भी दिनेश जी एक प्रोग्राम पहले किया था, वो तो इम्पोर्ट कर लेंगे। अगर आप जीतने वाला है तो इम्पोर्ट कर लेंगे। हिमंता बिस्वा पहली बार ऐसे रखा, उसके बाद उसको मुख्यमंत्री बना दिया, और ऐसा मुख्यमंत्री बनाया कि वो सुपर चीफ मिनिस्टर हो गए। क्या कर रहे हैं? वो खिलंजियां लगा रहे हैं। असम में क्या कर रहे हैं? आप ये देखिए बीजेपी का जो सिद्धांत है हिंदुत्व वाला, जो
मैं तो कहूंगा इसको सांप्रदायिकता वाली जो बातें करी, तो उन्होंने मुस्लिमों में भी दो फाड़ करके वहां पर वो चीजें लागू कर रहे हैं। वो खिलंदिया है ना, वो एक असमी मुसलमान और एक वो विदेशी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, अब इसको लेते हुए आप ये बातचीत चल रही है, उसके लेते हुए आपने कमीशन बना दिया, अब वो सब सिफारिशें आ रही हैं, उसको लागू करेंगे, यानी फिर से दो फाड़ होंगे। और वहां का जो असम का जो दो फाड़ होगा वो सब जगह होगा। कितना होगा इसका असर आपको हमारे गृह मंत्री साहब ने पश्चिम बंगाल में दे दिया। उन्होंने तो कह दिया था कि CAA हर हाल में लागू होगा पूरे देश में। अब आप समझिए, अब वो तो 24 घंटे हैं, आपके पैनलिस्ट क्यों नहीं करें। सवाल तो ये है कि पार्टी का, भाई किसी भी पार्टी का और सरकार का, किसी भी पार्टी और सरकार के दो काम होते हैं। पार्टी का काम होता है कि अपनी पार्टी का विस्तार करे, संसाधन जुटाए और राजनीतिक सत्ता हासिल करे। लक्ष्य क्या है? राजनीतिक सत्ता। उसके लिए क्या करना है? सपने दिखाने। कैसे सपने दिखाने हैं? राजस्थान में 450 का सिलेंडर मिलेगा और केंद्र में कह दिया कि वो सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तो कोई नीति नहीं है, सिलेंडर सस्ता करने की कोई योजना नहीं है। अब आप बोलिए क्या बोलेंगे। सवाल है कि क्या आप नैरेटिव अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब देखिए हेमंत जी की मैं इस बात से सहमत हूं, आप नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं। वो सारा गोदी मीडिया, सारा चैनल सब वही कह रहा है कि वो हंगामा कर रहे थे। भाई क्यों हंगामा कर रहे थे, इस पे बात क्या है। क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहा है कि कहाँ पे मुंबई में जूते बने, फला से वो कपड़े खरीदे, वहां से ये किया वो किया। अरे भाई क्यों किया, यही बात आप संसद के अंदर बताने में क्या दिक्कत है। अगर आपको इतनी जानकारी होती है तो मैं तो कहना कि उन्होंने सब खरीद लिया, सब कुछ कर लिया। देश में सब कुछ कर सकते हैं, आतंकवादी भी सब कुछ कर सकते हैं, वो आतंकवादी नहीं है। अगर आतंकवादी है तो वो भी सब कुछ कर सकते हैं। आपका जिम्मा क्या है, कोई ना करे, या आपका जिम्मा है कि सुरक्षा आपकी चाक चौबंद रहे। अब क्यों नहीं अमेरिका बन गए 9/11 की तरीके से, कि वहां पर तो हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का भी वहां पर तलाशी हो गई थी और उन्होंने जूते उतार दिए थे आराम से, कोई इशू नहीं बनाया था। हमारे शाहरुख खान, सलमान खान सबके साथ, और तो और छोड़िए इन सेलिब्रिटी को, वहां पर अमेरिकी राजदूत थी मीरा शंकर जी। मीरा शंकर जी की जब वो फ्रिस्किंग की गई तो पैटिंग की गई थी। पैटिंग होता है ना, वो हाथ से वो करके चेक करते हैं वो सिक्योरिटी वाले क्लियरेंस में, वो तो वहां भी चेक किया गया था। तो आपके यहाँ क्यों नहीं चेक किया जाता, आखिर क्या है। भाई हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, रेड लाइट खत्म, VIP कल्चर खत्म। तो जब आप हमारे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं भाई उसी पर अगर आप अमल कर लेते कि भाई सारे VIP कल्चर खत्म तो हर आदमी की जांच होगी, तो सवाल है आपने जांच पुख्ता क्यों नहीं बनाई। सवाल तो ये है। और नैरेटिव जो बना रहा है गोदी मीडिया, तो इनको पहुंचना पड़ेगा, जगह जगह सड़क पर उतरना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है।